वेलकम स्टूडेंट्स। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन को समझने के बाद में आप और हम जो भी ऑब्जर्वेशंस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल हुए थे, उन दोनों ऑब्जर्वेशन को वेव थ्योरी और फोटोन पिक्चर के संबंध में एक बार कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुआ तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होने पर हर एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स वेव थ्योरी के हिसाब से कैसे समझाए जा सकते हैं और फोटोन पिक्चर्स को ध्यान में रखते हुए कैसे समझाए जा सकते हैं, और कौन सी बात ज्यादा बेहतर तरीके से वैलिड हो रही है, कौन सी वैलिड नहीं हो पा रही है, इस बात को हम यहां पे कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। देखो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करते समय पहला ऑब्जर्वेशन था इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड एज सून एज द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। मतलब जैसे ही सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करी, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ गए। वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी कहती है कि बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट की जरूरत होती है अगर आपको लगातार तुरंत इंस्टेंटेनियस इमिशन चाहिए तो। और फोटोन थ्योरी कहती है कि भाई आपको यह स्टार्ट करने के लिए केवल एक ही फोटोन नीडेड है मेटल सरफेस से, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में है वो कोलिजन इंस्टेंटेनियस कोलिजन होता है, तुरंत गया और तुरंत बाहर आया, अगर लॉस ना हुआ तब। तो यहां पर यह बात आप देख सकते हैं कि फोटोन पिक्चर इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पा रहा है जबकि वेव थ्योरी। अब देखिए सेकंड नंबर पॉइंट, वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज आल्सो सफिशिएंट टू जनरेट फोटो करंट। इंटेंसिटी कम कर दी, मतलब नंबर्स कम कर दिए, लेस इंटेंसिटी कर दी तो भी करंट जनरेट हो रहा था। लेकिन यहां पर वेव थ्योरी के मुताबिक अगर लो इंटेंसिटी होता है, बराबर है, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए तो वेव थ्योरी कहता है कि अगर लो इंटेंसिटी होगा तो करंट ऑब्जर्व नहीं होगा। जबकि यहां पर देखिएगा फोटोन थ्योरी के मुताबिक इंटेंसिटी का सीधा संबंध होता है नंबर ऑफ फोटॉन से। इंटेंसिटी कम करना मतलब नंबर ऑफ फोटोन कम करना। अब नंबर ऑफ फोटोन भले ही कम कर दो, बराबर है, पहले ज्यादा कर रहे हो अभी कम कर रहे हो, पहले 5 फोटोन डाल रहे थे अभी एक ही फोटोन डाल रहे हो। पर भाई एक फोटोन जब जाएगा एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और उसको बाहर लेके आ जाएगा, बराबर है। एक फोटोन गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, 5 फोटोन गए 5 इलेक्ट्रॉन लेके आए, 10 फोटोन गए 10 इलेक्ट्रॉन लेके आए। भाई फोटॉन्स के नंबर बढ़ना मतलब इंटेंसिटी बढ़ना, इंटेंसिटी बढ़ना, नंबर बढ़ना तो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर बाहर आना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आना तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट पड़ना, ना कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ना होना। तो होगा तो सही। देखो, लाइट मींस लेस नंबर ऑफ फोटोन, नॉट लो एनर्जी फोटोन। लो एनर्जी फोटोन की बात नहीं है यहां पर, तो करंट प्रोड्यूस होकर रहेगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था, हाई इंटेंसिटी गिव द हायर लार्जर फोटो करंट मींस हायर रेट ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए वेव थ्योरी क्या कहती है, वेव थ्योरी का इसके बारे में क्या राय है? तो वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी हाई होना मतलब एनर्जी हाई होना, और एनर्जी हाई होना मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना। और ये थ्योरी कौन जो हमारे पास में क्या बोलते हैं, फोटोन थ्योरी क्या कहती है? इंटेंसिटी बढ़ी मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, नंबर ऑफ फोटोन बढ़े मतलब नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़े, नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़े मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आए, और इलेक्ट्रॉन के नंबर बाहर आए ज्यादा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ना ही है, ठीक है ना, तो करंट बढ़ना ही है। नाउ इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन एनर्जी। भाई अभी जो आपने एक्सप्रेशन देखा था कि जब फोटोन को इंसिडेंट करवाया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, तो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास में, तो आप इंटेंसिटी बढ़ा दो लाइट की तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने जाओगे तो इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा बाहर आनी चाहिए, जबकि आपको पता है फोटोन पिक्चर ये कहता है कि हायर इंटेंसिटी मतलब हायर नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। जितने इंटेंसिटी बढ़ाओगे मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना फोटोन थ्योरी के हिसाब से, वो केवल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है, बाकी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं आप। आगे देखिएगा कंपैरिजन, वहां पर ऐसा देखा गया कि फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी पर बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था, बराबर है, फोटो करंट स्टार्ट नहीं हो रहा था।
लो फ्रीक्वेंसी लाइट शुड रिलीज इलेक्ट्रॉन बट वुड टेक मोर टाइम। वेव थ्योरी के हिसाब से कि भाई फ्रीक्वेंसी कम भी कर दो तो लंबे समय बाद जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वेव थ्योरी अगर एक्सप्लेन करेगी तो। लेकिन फोटोन थ्योरी ये कहती है कि भाई फ्रीक्वेंसी, फोटोन आया, टकराया, बराबर है, टकराने के बाद वो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर तभी ला पाएगा जब उसके पास उतनी एनर्जी होगी जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सके। उसी मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन से डिफाइन किया गया था, याद कीजिएगा। तो सब पक्की बात है कि भाई मान लो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है और आपने 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन डाला तो भाई नहीं आ सकता, रिक्वायरमेंट ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो एनर्जी से करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन इंक्रीजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पर यहां पर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी का मतलब इंक्रीजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसा वेव थ्योरी के हिसाब से अगर एक्सप्लेन किया जाए तो होता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन फोटोन थ्योरी ने ये बात बिल्कुल सही बात बताई जो ऑब्जर्वेशन से मिल भी रही थी। ऑब्जर्वेशन में जो बातें थी कि जब आपने क्या बढ़ाया था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी, ये बिल्कुल सही बात फोटोन पिक्चर से एक्सप्लेन कर पाया, आइंस्टीन की थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाई। तो इस तरह से ज्यादा सक्सेसफुली अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो एक्सप्लेनेशन इन सब ऑब्जर्वेशन का था वो फोटोन पिक्चर से ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन हुआ, इसलिए फोटोन पिक्चर को एक्सेप्ट किया गया। फोटोन पिक्चर को समझने के बाद में, फोटोन पिक्चर को समझने के बाद में देखिए यहां पर एक टॉपिक है आपके पास में, टॉपिक का नाम चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स। टॉपिक है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस तरह समझा जा सकता है कि जब लाइट और मैटर इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं लाइट के, लाइट मतलब हम जानते हैं कि लाइट का बिहेवियर शुरू से एक पजल रहा था हम लोगों के लिए। भाई लाइट स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन शो करती है, रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है, इंटरफेरेंस शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, पोलराइजेशन शो करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, वेव ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिशन शो करती है। तो बात यह है कि कुछ जो बातें हैं, देयर आर सम थिंग्स जो लाइट को वेव मान के समझाया जा सकता है बेटर वे में, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब वेव की प्रॉपर्टी होती है। कुछ बातें ऐसी है जो पार्टिकल मान के समझाई जा सकती है, रिफ्लेक्शन हो गया, बराबर है, रिफ्रैक्शन हो गया, और कुछ बातें ऐसी जो फोटोन पिक्चर मान के समझाई जाती है। अब फोटोन पिक्चर मान के समझाई जाती है तो कौन सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिशन है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि कौन सा बिहेवियर कब होगा, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा बिहेवियर किस सिचुएशन में डोमिनेट होगा। जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर आप हैं तो आपको गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, दोस्त के साथ अलग व्यवहार होता है, मम्मी के साथ अलग होता है, फादर के साथ अलग होता है, फ्रेंड के साथ अलग होता है, क्लोज फ्रेंड के साथ अलग होता है। तो आपका व्यवहार किस पे डिपेंड है, सिचुएशन पे डिपेंड है। वैसे ही लाइट का बिहेवियर किस पे डिपेंड है, लाइट किस अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगी, किस पे डिपेंड है, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड है। सिचुएशन बदलती है, बिहेवियर बदल जाता है। तो इसलिए लाइट को ना तो केवल ये कह सकते हैं कि पार्टिकल है, ना कह सकते हैं कि केवल ये वेव है। इसलिए ड्युअलिटी के बारे में सोचा गया, ड्युअलिटी के बारे में सोचा गया कि लाइट मतलब लाइट बिहेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। देखो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, लाइट बिहेव as if it is made of packet of energy called the quanta. Later it was confirmed from the other theoretical experiment investigation, quanta have associated with the momentum. Quanta have associated with the momentum, मतलब momentum exist करता है, फोटोन का momentum जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब पार्टिकल नेचर जो कंफर्म किया गया था वो कॉम्पटन ने 1924 में कंफर्म किया गया था। उसने एक्सरेस के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं ये बात से कंफर्म भी किया था, और समरी ऑफ दिस रिजल्ट गिवन इन द बॉक्स, जो कि आप देख भी सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हालांकि कोई खासी जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आप इस बात पे फोकस करें। कॉम्पटन ने शो किया कि फोटोन मोमेंटम पजेस करता है, साथ साथ एनर्जी तो होती है, और जितने भी फोटोन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फोटोन जो हैं, जिनकी अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो उनका मोमेंटम भी सेम होता है। फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। फोटॉन कोलिजन भी शो करते हैं जिस तरह की पार्टिकल कोलिजन शो करते हैं,
और फोटोन पार्टिकल कोलिजन एग्जिस्ट करता है जिसमें एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, बट नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं रहते हैं। एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहते हैं। फोटॉन्स कैन बी एब्जॉर्ब और न्यू फोटोन कैन बी क्रिएटेड। फोटोन या तो एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, नए फोटोन बन भी सकते हैं। फोटोन कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी एंड मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन। जब टक्कर होती है तो क्या कर सकते हैं ये एनर्जी और कोलिजन, एनर्जी शेयर भी कर सकते हैं, मोमेंटम शेयर भी कर सकते हैं। जब हम लाइट को टर्न ऑन करते हैं तो हमें फोटॉन्स मिलते हैं, फोटॉन्स के नंबर्स मिलते हैं, और फोटॉन की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। ये कभी रेस्ट पे माने नहीं जाते, बराबर है, इसलिए फोटोन का रेस्ट मास डिफाइन नहीं किया गया है और इसे जीरो डिफाइन किया गया है। न्यूटन फिजिक्स के हिसाब से फोटोन के मास को डिफाइन नहीं किया गया है। रेस्ट मास जो डिफाइन किया गया है वो कोई भी टाइम की फ्रेम हो, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सबके लिए फोटोन का रेस्ट मास जीरो डिफाइन किया गया है। वेव नेचर ऑफ लाइट जो देखा गया वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न पर देखा गया। स्लिट विड्थ की मदद से यह बताया गया था कि लाइट इंटरफेयर भी करती है और डिफ्रैक्शन भी शो करती है। अगर जो स्लिट्स है उनके बीच का सेपरेशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए, बराबर है, तो क्या हो जाता है, जब लाइट टकरा रही है, बराबर है, और उससे छोटा भी उसका सेपरेशन मिल जाए जिससे वो टकरा रही है, मतलब जैसे मान लो एक बॉल उठा के आपने हिट किया, दीवार पे हिट किया, तो टकराने वाला कौन, बॉल, किससे टकराया, वॉल से, बराबर। तो अब यहां समझना लाइट टकराई लेकिन वॉल से नहीं, लाइट उसके बराबर, उसकी वेवलेंथ के बराबर वाले पार्टिकल से या छोटे पार्टिकल से टकराई, तब डिफ्रैक्शन फिनोमेना शो होता है, ठीक है। और डिफ्रैक्शन पैटर्न जो ऑब्जर्व होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऑब्जर्व होता है, ये वेव नेचर को शो कर रहा होता है। तो साइंटिस्ट ने ये रियलाइज किया कि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया लेबोरेटरी के अंदर, जैसे कि जिसका नाम है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, लाइट के पर्टिकुलर बिहेवियर को कंसीडर करके बताया जा सकता है, और इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मानकर समझाया गया और वेव मानकर समझाया गया। और कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो लाइट के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को वेव थ्योरी से समझा नहीं सकते, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर से नहीं समझाए जा सके, तो फोटोन बिहेवियर से उसे समझाया गया प्रॉपरली। तो यहां कंक्लूजन ये निकला, देयर आर सम आल्सो फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन बाय बोथ द थ्योरीज, सो देयर इज एसेंशियल कंसीडरेशन टू बोथ द कैरेक्टर। इसलिए दोनों बातों को मानना बहुत जरूरी हो गया था। वन डोमिनेट इन सम सिचुएशन एंड अदर वर्क इन द रेस्ट ऑफ ऑल सिचुएशन। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई डोमिनेट करेगा, किसी सिचुएशन में कोई अलग बिहेव करेगा। सो इसे कहा गया है, इट इज नेसेसरी टू कीप द बोथ द फिजिकल मॉडल्स टू एक्सप्लेन द केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन। इसलिए इन बातों को समझाने के लिए दोनों बातों को मानना बहुत जरूरी हो गया। इसलिए पार्टिकल के या ये वेव के, मतलब ये कह सकते हैं लाइट के दो बिहेवियर को माना गया, जिसमें वेव और पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में बताया गया। और ये केवल लाइट नहीं, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात बताई गई थी कि बोथ बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। स्टूडेंट्स एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, लेटर ऑन जो ये बात वेव लाइट के लिए देखी गई थी वो पार्टिकल के लिए भी देखी गई थी, और इसीलिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ी ब्रोगली ने अजम्पशन करके बाद में बताया था कि केवल लाइट ही नहीं, दुनिया का हर पार्टिकल मैटर और वेव की तरह दोनों की तरह बिहेव करता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम सीखेंगे फोटो सेल्स के बारे में। फोटो सेल नाम से ही क्लियर है, जो फोटॉन्स जिसकी वर्किंग फोटॉन्स पर बेस्ड होती है। ये डायग्राम पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, फोटोसेल के डायग्राम पर। यहां पर एक ग्लास ट्यूब होती है इस तरह की, ठीक है ना। इस ग्लास ट्यूब में आप यहां देख सकते हैं एक एमिटर होता है, इस एमिटर पर इसे कैथोड कहा गया है, और कलेक्टर होता है जिसे एनोड कहा गया है, बराबर है। एमिटर पर क्या किया गया, कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल पेश किया गया इस पर, और यहां से लाइट को इंसिडेंट करवाया गया। तो लाइट को इंसिडेंट करवाने से क्या फर्क पड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, बराबर है। अब कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन किया गया और माइक्रोमीटर लगाया गया जिससे करंट मेजर किया जा सके, ठीक है ना। तो आइएगा, तो फोटोसेल क्या होता है, फोटोसेल इज अ डिवाइस दैट मेक द यूज ऑफ व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू विच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपके सामने ये बताया गया है कि सेमी सिलिंड्रिकल फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट होता है आपके पास में, जिससे हमें कैथोड की तरह बिहेव करने हैं, और लूप कलेक्टर एज ए एनोड की तरह होता है। तो कलेक्टर का काम होता है कलेक्ट करने का, एमिटर का काम होता है एमिट करने का, बराबर है। और यहां पर इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज बल्ब, इन दोनों को यूज किया जा सकता है। नाउ देखो, इलेक्ट्रोड, जो भी दोनों इलेक्ट्रोड हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या किया गया, एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्शन स्टेब्लिश किया गया, रेजिस्टेंस लगाया गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया, की लगाई गई, बैटरी, हाई टेंशन बैटरी लगाई गई। तो बैटरी का काम क्या होगा, बैटरी का काम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और मेटल प्लेट
फोटो सेंसिटिव मटेरियल पेस्टेड किया जाता है और इनर वॉल पर थिन फिल्म ऑफ इनर वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। मतलब आगे चल के देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, जब लाइट को फॉल किया जाता है कैथोड्स पर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? एनोड की तरफ। और ये कैसे होते हैं अट्रैक्ट, उसका कारण देख लीजिएगा। जब आपने हाई टेंशन वायर की बात की, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि ये हायर पोटेंशियल पर और लोअर पोटेंशियल पर, तो सपोज ये हायर पोटेंशियल पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये जो मैं एरो बना रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखो एनोड से ई से मतलब ई से यहां देख सकते हो आप, यहां से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करता है? तो अपोजिट टू द फील्ड। अच्छा एरो देखो सारे लेफ्ट साइड में आपके पास में, मतलब आपके हिसाब से वो लेफ्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ये जो एरो होंगे, मैं येलो कलर से इलेक्ट्रॉन के मोशन का एरो बता रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू फील्ड जाएगा, मतलब इमिटर से इमिट होता हुआ कलेक्टर पे कलेक्ट होगा। और जब इलेक्ट्रॉन इमिटर से कलेक्टर पे कलेक्ट होगा तो आप जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो माइक्रो एमीटर में करंट ऑब्जर्व होगा, मतलब क्या हुआ? आया कौन? फोटोन। कहां गए? कैथोड से एनोड। कलेक्ट किसने किया? कलेक्टर ने। कलेक्टर ने कलेक्ट किया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाया? करंट। करंट को ऑब्जर्व किसने किया? माइक्रो एमीटर ने। बराबर है। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक सेल की फंक्शनिंग की जाती है। और देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम बात करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। लगभग 1924 की बात है, 1924 डी ब्रोगली ने प्रपोज किया, अज्यूम किया, माना। अब देखो क्या माना उन्होंने ऐसा पहले देखा था। क्या देखा था? कि लाइट जब आती है तो लाइट के ड्यूल बिहेवियर थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूल बिहेवियर थे। तो उन्होंने कहा ऐसा लाइट के लिए नहीं, दुनिया के हर पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि उन्होंने किस बेस पे कहा? डी ब्रोगली के पास क्या बेस था जो उन्होंने कहा कि दुनिया का हर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है? तो उनके पास कोई उस समय एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था, एक्सपेरिमेंट नहीं था जिसकी मदद से समझाया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा अगर आप ये बात मानते हो तो इससे जो भी पजल्स आज तक सॉल्व नहीं हो पाई वो सारी पजल सॉल्व हो जाएगी। तो उस समय क्या पजल सॉल्व नहीं हो पाई थी? उस समय तक पजल सॉल्व नहीं हो पाई थी कि बोहर थ्योरी, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चैप्टर में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है 11th क्लास में, उसमें बोहर पॉस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π, mvr इक्वल टू nh/2π। वो पजल सॉल्व नहीं हो पाई थी, वो पजल इन्होंने सॉल्व की। डी ब्रोगली के इस बात को मान लेने से जब बोहर का प्रिंसिपल सही हुआ तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सही हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी सही हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंफर्मेशन मिल गया। बराबर है। और लेटर ऑन क्या हुआ? डी ब्रोगली की ये बात हर जगह वैलिड नजर आती रही। यह आश्चर्य की बात है कि डी ब्रोगली की इसी बात को समझाया डेविसन जर्मर नाम के एक्सपेरिमेंट ने, जो आगे हम पढ़ने भी वाले हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि मैटर की सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, ये ड्यूल नेचर शो करता है, कभी कभी ये वेव बिहेव करता है और कभी कभी ये पार्टिकल बिहेव करता है। दुनिया का हर मैटर में ड्यूल नेचर शो करने की टेंडेंसी होती है। वी टॉक अबाउट द मैटर एज ए कंपोज्ड ऑफ द पार्टिकल। हम बात कर सकते हैं कि मैटर पार्टिकल जो मिलकर बने होते हैं, कभी ये डोमिनेट करेगा वेव बिहेवियर, कभी ये डोमिनेट करेगा पार्टिकल बिहेवियर। और ये बात एक्सपेरिमेंटली this will become the evident the experiment of an diffraction of electron from the nickel crystal described later chapter in the physics। मतलब आगे चल के मैं ये कहा हूं आपसे कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने ये बात प्रूव भी की थी। डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली ने कहा कि आप फोटोन के लिए जानते हो कि फोटोन का और एनर्जी का रिलेशन जो होता है वो E/c होता है, जबकि E क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर, एनर्जी ऑफ फोटोन को आप h/ν लिखते हैं, h/ν लिखते हैं, और ν/c को क्या लिखते हैं? तो ν/c को लैम्डा लिखते हैं। तो फोटोन का p इक्वल टू h/λ ऐसे कहा जाता है। तो आप इसे कह सकते हैं न्यू लैम्डा इक्वल टू c, इसे ऐसा बताया जा सकता है। बराबर है। तो फोटोन के लिए ये जो मोमेंटम का एक्सप्रेशन h/λ आया, उनका ऐसा कहना था यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो h/p। तो ये जो लैम्डा है, ये जो वेवलेंथ है, फोटोन के लिए नहीं, दुनिया के हर पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। आगे चल के उन्होंने ऐसा बताया कि लैम्डा इक्वल टू h/p में h/m/v से लिखा जा सकता है, जबकि m मास है और v वेलोसिटी है। और अगर m मास का पार्टिकल v स्पीड से डेली लाइफ में मोशन कर रहा होता है तो इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को भी बताया जाता है, जिसे हाफ mv² कहा जाता है। दैट काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड हाफ mv²।
तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में आप रिलेशन निकाल सकते हो। यहां पे देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो वेलोसिटी निकाली जा सकती है। आप वेलोसिटी की वैल्यू को यहां पे पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं तो आपको h/√2m निकलता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, ये बात यहां पे डिस्कस करने लायक है। दुनिया में कई पार्टिकल चार्ज होते हैं, कई पार्टिकल अनचार्ज होते हैं। व्हेन यू डील विद सम चार्ज पार्टिकल, व्हेन यू डील विद सम अनचार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन, मतलब अल्फा पार्टिकल, साथ साथ न्यूट्रॉन। अनचार्ज मतलब क्या? न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कोई भी गैस मॉलिक्यूल, ये सब न्यूट्रल पार्टिकल हो सकते हैं। और कोई बॉडी जैसे कि प्लास्टिक की बॉल हो गई, रबर की बॉल हो गई, कोई पर्सन हो गया, ये सब चीजें एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर कोई भी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होता है तो उसकी एनर्जी का जो रिलेशन होता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो Q इंटू वी से दी जाती है। तो यहां पर Q मतलब चार्ज और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। V का मीनिंग यहां पर क्या होता है? तो V का मीनिंग यहां पर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये ना भूले कभी भी। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, Q मतलब चार्ज, M मतलब मास और H प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी बात हम जानते भी हैं। इसको सॉल्व करके डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए आप डिफरेंट आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे कुछ समय के लिए मानिए कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन का मास रखा और इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना चाहा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा और V के टर्म में निकाला, तो ये आंसर आता है 12.27 डिवाइड बाय रूट V इन वोल्ट्स, बराबर है। तो लैम्डा नैनोमीटर में अगर होता है तो 1.288 होता है, बराबर है, और एंगस्ट्रॉम में होता है तो 12.27 होता है। तो ये इस तरह से आंसर्स निकाले जा सकते हैं। ना केवल सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, अलग पार्टिकल्स के लिए भी हम इसके आंसर्स निकाल सकते हैं, जो कि हम अभी स्क्रीन पे देखने भी वाले। देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी आपसे कहा था कि यहां पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से अदर पार्टिकल के लिए, तो लैम्डा इक्वल टू h/p, h/mv, mv को लिखते हैं √2me। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बराबर। अब अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, जैसा कि मैंने कहा, चार्ज पार्टिकल के लिए हाफ mv² qv होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करते हैं तो 12.27 डिवाइड बाय √v, एंगस्ट्रॉम में आंसर होता है। प्रोटॉन के लिए सॉल्व करने जाओगे तो 0.286 डिवाइड बाय √v, एंगस्ट्रॉम में, जहां v पोटेंशियल डिफरेंस है। न्यूट्रॉन के लिए सॉल्व करने जाओगे तो 0.202 डिवाइड बाय √v। अल्फा पार्टिकल के लिए हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.101 √v, बराबर है। मतलब यहां पर आपको कुछ नहीं करना था, यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन लिखना था, चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखना था, बराबर है। अब जब नेक्स्ट टाइम सॉल्व किया तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखना था, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन लिखना था, अल्फा पार्टिकल का चार्ज लिखना था। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। एग्जामिनेशन में इतना समय होता ही नहीं कि आप इन सब फॉर्मूले के वैल्यूज निकालने जाएं। और आप ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, केवल चार्ज नहीं, अनचार्ज पार्टिकल के लिए भी हम बात कर रहे होते हैं। तो अनचार्ज पार्टिकल के लिए जब डिस्कशन होता है तो यहां पर देखिए क्या आता है। यहां अनचार्ज पार्टिकल के लिए H चेंज नहीं होगा, 2 चेंज नहीं होगा, M चेंज नहीं होगा, E कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा। वहां बताया जाएगा कि एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो यहां बताया जाएगा कि एनर्जी की वैल्यू कितनी है। तो आप देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने की, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुटअप करेंगे तो आंसर इस तरह से न्यूट्रॉन्स इसके लिए निकाला जा सकता है 0.286। अब देखिए कई बार क्या होता है, पिछले एक्सप्रेशन पे चलिए, यहां पे गौर कीजिए। यहां पे गौर करने वाली बात यह कि 2 है, m है, और यहां पर हम E की बात कर रहे हैं। E मतलब एनर्जी। कभी कभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जब आते हैं तो थर्मल न्यूट्रॉन की बात की जाती है। तो थर्मल न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू KT दिया जाता है। तो यहां 2 था, यहां M था और यहां E था, तो E को आपने KT लिख दिया, K और T, बराबर। तो यहां पे इस तरह से लिखा जा सकता है। थर्मल न्यूट्रॉन्स की वैल्यूज को जब आप पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं, जबकि यहां पर K क्या होता है, तो K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू को पुटअप करने के बाद आपको आंसर मिलता है 30.83 डिवाइड बाय √T, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की रेशो को निकाला जाए तो ये रेशो निकलकर आता है E/c √2m/k। जबकि यहां E का मतलब क्या है, यहां E का मतलब है, E का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, E का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन, और K का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। K का मतलब कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल है। तो यहां पर इस तरह से आपने जो हमने सीखा वो ड्यूल बिहेवियर के बारे में सीखा। तो ड्यूल बिहेवियर के बारे में सीखा, ड्यूल नेचर के बारे में सीखा, मैटर से एसोसिएटेड वेव के बारे में सीखा, जैसे मैटर वेव्स नाम दिया गया। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि दुनिया में हर ऑब्जेक्ट, हर मैटर से एसोसिएटेड वेव्स होती है, जो किसकी प्रोबेबिलिटी को बताती है, पार्टिकल स्पेस में कैसे एग्जिस्ट करता है इसकी प्रोबेबिलिटी को बताती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फास्ट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती है,
मतलब ये किसी भी तरह के पार्टिकल के लिए डिफाइंड होती है, चाहे चार्ज पार्टिकल हो, अनचार्ज पार्टिकल हो, लेकिन वो पार्टिकल मूविंग होना चाहिए। ये ऑब्जर्व किया गया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ये विजिबल नहीं होता है, इसलिए हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम देख नहीं पाते, क्योंकि ये उस रीजन में लाई नहीं करती जिसे हम विजिबल रीजन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है डी ब्रॉगली वेव्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इनकी फेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होती है। मैटर वेव्स जो होती है, अगर पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो इसके लिए वेवलेंथ डिफाइंड नहीं होती है। मैटर वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, दे आर नॉट मैकेनिकल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव्स नहीं होती है, वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है। और डी ब्रॉगली वेव्स की मदद से nth ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को भी समझाया जा सकता है। और ये कैसे समझाया जा सकता है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस आर स्टेबल whose circumference is integral multiple of de Broglie wavelength associated with the electron, जो कि मैं बोर्ड पे समझाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलिए बोर्ड पे चलिए और इस बात को सीखिए किस तरह से इसे समझा जाए। देखिए स्टूडेंट, बात ऐसी है कि मान लीजिए न्यूक्लियस के आसपास में r रेडियस पे कोई ऑर्बिट है, ठीक है। आप और हम जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल को वेवलेंथ कहा जाता है। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्डा कहलाता है। मान लो 1 साइकिल 1 वेवलेंथ, 2 साइकिल 2 लैम्डा, 3 साइकिल 3 लैम्डा, 4 साइकिल 4 लैम्डा, 5 साइकिल 5 लैम्डा, 6 साइकिल 6 लैम्डा, 7 साइकिल 7 लैम्डा, n साइकिल n लैम्डा। n लैम्डा कवर करोगे तो 2 पाई r आएगा भाई। और अभी आपको बताया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन कितना होता है, mv होता है। तो n इंटू h अपॉन mv, 2 पाई r, तो nh अपॉन 2 पाई इक्वल टू mvr। और यही बोर्ड का पॉस्टुलेट था, mvr एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। जबकि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, n की वैल्यू बदलती है, mvr बदलता जाता है। तो इस तरह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ की मदद से बोर पॉस्टुलेट के पजल को भी सॉल्व किया गया था, इसलिए काफी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इसी कारण से आगे चल के इनकी बातों को बिना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के भी एक्सेप्ट कर लिया गया। देखिए इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम लोग डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, पहले समझते हैं। 11th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के टॉपिक में आपने पढ़ा था बोर्स पॉस्टुलेट। बोर थ्योरी नाम का एक टॉपिक था, बोर पॉस्टुलेट था। बोर ने ऐसा बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट में पाए जाएंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है, जिसे nh अपॉन 2 पाई कहा जाता है। ये बात आपको भी पता है, बराबर है। लेकिन बोर्ड से पूछा गया ऐसा कहां से आया, कैसे आया, उनके पास जवाब नहीं था। बोर्ड की इस बात को समझाने का काम डी ब्रॉगली ने किया, जो कि पिछली कुछ 5 से 7 मिनट पहले आपने जो वीडियो का पार्ट देखा है उसमें आप देख भी चुके हैं। एन लैम्डा इक्वल टू nh, एम लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r, लैम्डा की वैल्यू पुटअप की तो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई आया था। डी ब्रॉगली से पूछा गया कि इसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या रीजन है, क्या एक्सप्लेनेशन है। उनका कहना था ये भी एक अजम्पशन है, पर यह अजम्पशन मानने से बोर थ्योरी समझ में आएगी। बोर थ्योरी मानने से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और पूरा हाइड्रोजन का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आने वाला है। तब तक मान लिया गया कि भाई ठीक है, हो सकता है, रिसर्च इज गोइंग ऑन, इस पे हम काम करते रहेंगे, लेकिन ये बात समझ में तो आ रही है एक्सपेरिमेंटली। अब बोहर्स थ्योरी को समझाने का काम किया डी ब्रॉगली वेवलेंथ ने, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ को एक्सपेरिमेंटली समझाने का काम किया डेविसन जर्मर नाम के दो लोगों ने। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है, जिसको आप थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, ठीक है। यहां पर पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए आप। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, ये आपके पास में एक पूरा के पूरा चैम्बर है, इवैक्यूएटेड चैम्बर है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है फिलामेंट है। इस फिलामेंट का कनेक्शन जो किया गया है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्शन किया गया, और यहां से ज्वाइंट होते हुए ये देखिए, ये जो कनेक्शन किया गया है, ये कनेक्शन टोटल किया गया है किसके साथ में, हाई टेंशन बैटरी के साथ में, हाई टेंशन सोर्स के साथ में। यहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड, इसका कनेक्शंस ये देख सकते हैं। कोलिमेटिंग एनोड, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपके सामने अवेलेबल है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट किया जाएगा, एक्सेलरेट करके निकल क्रिस्टल पर अटैक करवाया जाएगा, हिट करवाया जाएगा। और निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन बीम जब एक्सेलरेट होकर अटैक करेगी तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी। और ये मूवेबल डिटेक्टर आपके सामने जो मैं एरो से बता रहा हूं, ये देख भी सकते हैं आप। ये मूवेबल डिटेक्टर जो मैं अब येलो पोर्शन से बताने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में जब स्कैटर्ड होंगे
तो यहां हो सकता है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, इस रेंज में जा सकता है, इस रेंज में जा सकता है। तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो करंट की मदद से समझ में आता है, क्योंकि डिटेक्टर का काम होता है कलेक्ट करना और करंट डिटेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग की एक रेंज पाई जाती है। ये बात आपके सामने डायग्राम में समझाई गई है, अब इसको प्रॉपरली हम समझते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, द होल सेटअप इज इनक्लोज इन इवैक्यूएटेड चैम्बर, इट यूजेस द इलेक्ट्रॉन गन, जो कि मैंने अभी आपके सामने बताई, जो कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने का काम करती है हीटिंग फिनोमिना में। टंगस्टन का बना हुआ फिनोमिना होता है, बैटरी से कनेक्टेड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से हीट डेवलप होती है, हीट डेवलप होने से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, थर्मियोनिक इमिशन के बाद उसे एक्सेलरेट करवाया जाता है। वो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होते हैं, जिन्हें एक्सेलरेट करके डिजायर्ड वेलोसिटी तक हम सुटेबल एक्सेलरेट करके उसे सिलिंड्रिकल एनोड से कोलिमिनेट करते हुए फोकस्ड बीम बना के निकल क्रिस्टल पर टारगेट करते हैं। जब ये दिस बीम of electron falls on the nickel crystal and is scattered in different directions by atoms of the crystal. तो डेविसन जर्मन ने क्या किया, लाइट वेव यूज नहीं की, लाइट वेव के प्लेस पे इलेक्ट्रॉन लिया था। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट किया गया था और उनका डिटेक्शन का कंफर्मेशन करंट की मदद से था, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मूविंग डिटेक्टर की मदद से अलग अलग पर्टिकुलर एंगल पर कहां पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं वो ऑब्जर्व किया गया। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो थी वो अलग अलग स्कैटरिंग एंगल पर ऑब्जर्व की गई कि अलग अलग एंगल पर इंटेंसिटी कैसी है, कितना करंट मिल रहा है। स्कैटर्ड इंटेंसिटी वाज नॉट फाउंड टू बी यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था रैंडमली, तो हर जगह पर उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं थी। और जैसा कि क्लासिकल थ्योरी ने प्रेडिक्ट भी किया था, the intensity pattern resembles a diffraction pattern with the peaks of corresponding constructive and destructive regions of constructive and destructive interference. और ये जो पैटर्न्स ऑब्जर्व किए जा रहे थे, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किए गए थे, क्योंकि निकल क्रिस्टल के बीच का स्पेसिंग बहुत ही कम था। इलेक्ट्रॉन आ रहा था, टकरा रहा था, टकराने के बाद में वेव पैटर्न्स ऑब्टेंड हुए या डिफ्रैक्शन पैटर्न्स ऑब्टेंड हुए, बराबर है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन से ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव स्कैटरिंग के बाद में। तो इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन का मास है, मतलब मोमेंटम है, मतलब पार्टिकल बिहेवियर है, और डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, वेव बिहेवियर भी शो करता है। तो दोनों बातें एप्लीकेबल है। तो इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली बिहेव लाइक अ पार्टिकल, इट बिहेव लाइक अ वेव ऑल्सो। डेविसन और जर्मन ने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को सर्टेन रेंज में वेरी किया, 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट तक, और एक ऐसा एंगल मिला जिस पर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग मैक्सिमम मिली। 50 डिग्री एंगल के आसपास 54 पोटेंशियल डिफरेंस के आसपास इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिली, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मदद से यह बात कंफर्म की गई थी कि ये जो पीक है ये सबसे ज्यादा मिला है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट अप्लाई किया गया और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के जो पिछले रिलेशन में जैसे हमने कहा था 1.228 डिवाइड बाय रूट वी, तो ये 0.167 नैनोमीटर वेवलेंथ आपको हमको मिली। और ये वेवलेंथ मिली एक्सपेरिमेंट से, और यही वेवलेंथ ऑब्जर्व हुई किसकी मदद से, डी ब्रॉगली ने समझाया उस इक्वेशन की मदद से। तो एक्सपेरिमेंटली ये जो हमने 54 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे अप्लाई किया, जिससे ये वैल्यू हमें डी ब्रॉगली की मदद से मिली। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी 0.165, तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस था। द टू वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट फ्रॉम द थ्योरेटिकल डी ब्रॉगली रिलेशन वर क्लोज टू द एग्रीमेंट। मतलब ये जो आपको मिला ऊपर वाला रिलेशन, ये तो थ्योरेटिकल था, और ये जो 0.6115 आया डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करके, जो इक्वेशन यहां पर बताई नहीं गई है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होता है लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, जो कि हमारे स्कोप में नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये कहा इस तरह से इलेक्ट्रॉन दो तरह का व्यवहार शो करता है, जिसे पार्टिकल और वेव दोनों कहा जा सकता है। यही कुछ बातें डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट्स की थी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर। देखो पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब फोटॉन्स के बारे में हमने समझा कि मोमेंटम होता है, और फोटॉन पार्टिकल की तरह बिहेव भी करता है, वेव की तरह बिहेव भी करता है। फिर हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की मदद से समझा कि दुनिया में हर पार्टिकल, हर मैटर वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। फिर आपने और हमने डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट की मदद से यह समझा कि भाई डी ब्रॉगली सही कह रहे हैं, ये सही बात है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी है, और इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव को हमने ऑब्जर्व किया, बराबर है। अब हम समझ रहे हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी फॉर ऑल मैटर्स।
कोई भी मटेरियल जो है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वेव भी बिहेव करता है और अंडर सर्कमस्टेंसेस पार्टिकल भी बिहेव करता है। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर वेव थ्योरी को समझाने के लिए जरूरी है और मास और मोमेंटम पार्टिकल थ्योरी को समझाने के लिए बताए जाते हैं। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी इंप्लाइज मतलब इसका मतलब होता है कि जब भी पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं तो उनसे फ्रीक्वेंसी भी एसोसिएट होती है, वेव नंबर भी एसोसिएट होते हैं और सारे के सारे पार्टिकल जो मोशन कर रहे होते हैं उनसे एनर्जी एसोसिएट होती है, उनके साथ मोमेंटम भी एसोसिएट होता है। ये जो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी है, जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ में डील किया जाए जिनकी साइज लेस देन 10⁻⁻6 मीटर है, तो उस केस में क्वांटम फिनोमेना पार्टिकल फिनोमेना उन पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इफ ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मूव इन द हैव द एसोसिएटेड वेवलेंथ, मतलब देखिए अब मन में एक प्रश्न आता है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई दुनिया में जब हर पार्टिकल के साथ में जो मोशन कर रहा है वेव्स है, तो हमको दिखती क्यों नहीं है, हमें क्यों नजर नहीं आती, हम क्यों देख नहीं पाते, ये बस यहां पर लिखा गया है। तो ये एक एग्जांपल से समझा जा सकता है जो अभी हम समझने वाले हैं आगे चल के। देखिए इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक स्टूडेंट है जिसका मास 45 केजी दे रखा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है ऑन अ फुटपाथ ऑफ 2 मीटर वाइड, 2 मीटर वाइड फुटपाथ है और एक स्मॉल छोटी कार जा रही है जिसका मास 1200 किलो 1200 किलोग्राम है, जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और 20 मीटर वाइड रोड पर जा रही है। तो उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में हमें जानकारी देनी है कि कितनी आएगी। तो देखिए भाई, पहला जो है सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने पर ये हो जाता है, बराबर है। पर्सन का मास दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। मास m2 भी दे रखा है, मोमेंटम निकाल लो p1 m1 इंटू v, मोमेंटम निकाल लो p2 m2 इंटू v। h/p1 से h/p2 से सॉल्व करने पर ये रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। अब यहां देखो, चेक करो 10⁻⁻36, यहां चेक करो 10⁻⁻34 देखो विजिबल रीजन में कोई भी लाई करेगा तो हमको दिखेगा। और विजिबल रीजन का मतलब क्या होता है, तो विजिबल रीजन का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो -10 मीटर और -36 मीटर -38 मीटर को ऑब्जर्व करो, तो ये छोटा नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसलिए हमको दिखता ही नहीं है। हमें वो दिखता है जो उस रीजन में लाई करता है, जैसे विजिबल रीजन कहा जाता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक की कैटेगरी का। तो वेवलेंथ कैलकुलेटेड इन एग्जांपल फर्स्ट आर नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू द साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द विड्थ ऑफ पाथ, दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है, इसलिए वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। इसलिए बड़े पार्टिकल के कारण जो वेवलेंथ होती है हमें ज्यादा दिखती नहीं है। We need not to consider their wave nature. Also, the wavelength of macroscopic particles are so small that cannot be measured, जिन्हें मेजर करना भी कभी-कभी डिफिकल्ट होता है। ऑन द अदर हैंड आप बात करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन की हम बात करें जो छोटा पार्टिकल है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हम बात करें जो छोटा पार्टिकल है, तो देखिए कितनी आती है। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। देखो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मतलब हो गया वोल्टेज मिल गया 100 वोल्ट, और 100 वोल्ट मिल गया आपको रिलेशन, तो लैम्डा इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय √v में रख के डायरेक्ट आंसर निकाल लो, तो 1.27 समथिंग इसका आंसर आएगा, बराबर है। फिर भी हम देख लेते हैं, एक और तरीका है जो आपकी किताब में बताया गया है। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लिया 1.6 × 10⁻⁻19 जूल में, हाफ mv² से इक्वेट करके ये रिलेशन निकाला, इससे वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को से मोमेंटम निकाल लिया, और मोमेंटम निकालने के बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p निकाला, जो कि लॉन्ग प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर से करोगे आंसर जल्दी नहीं आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था 12.27 डिवाइड बाय √v, √v है आपके पास में 100 वोल्ट, उससे आंसर निकलता था, तो वो वैल्यू आती है 1.23 एंगस्ट्रॉम। तो देखो यहां पर 1.23, तो यहां पर क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन इन द अबव एग्जांपल इज कंपैरेबल टू द साइज ऑफ द होल। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर होल का साइज जो था, बराबर है, वो 2 एंगस्ट्रॉम था, लेकिन यहां पर जो साइज निकल के आया वो 1.23 एंगस्ट्रॉम आया, लगभग बराबर आया, लगभग बराबर है। तो इसे कहते हैं द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉल सेम एज द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अबव एग्जांपल इज कंपैरेबल टू द साइज ऑफ द होल थ्रू द व्हिच इलेक्ट्रॉन इज पास्ड। The wavelength associated with the electron is same as the size of helium atom and more than the double size of the hydrogen atom. तो यहां पर ये कंसिडरेबल फिनोमेना होगा, तो इसलिए हम कहते हैं the photon pictures allow the transfer of energy and momentum in the same manner Newtonian mechanics. वेव नेचर हमें क्या सजेस्ट करता है,
हमें वो सजेस्ट नहीं करता, लेकिन वो हमें वेवलेंस के बारे में जानकारी देता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी देता है, और हमें ये भी बताता है कि वेव के इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन बिहेवियर किस तरह के होते हैं। तो इन कंक्लूजन, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल हो, पार्टिकल नेचर डोमिनेंट तब होता है जब इंटरेक्शन मैटर के साथ में होता है, और जब वो पार्टिकल स्पेस में पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर ऐसी जगह पर ट्रेवल कर रहे होते हैं या जा रहे होते हैं या टकरा रहे होते हैं जिनका साइज उनके वेवलेंथ के ऑर्डर में होता है, तो वेव फिनोमेना ज्यादा डोमिनेंट नेचर का होता है। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी प्रिंसिपल यहां पर फिनिश होता है। इस तरह से हमने ये सारी बातें समझी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से वेव नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।